आपने देखा होगा आदरणीय मोदी जी किस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल करते हैं संसद में। आप दीदी ओ दीदी, सुपन्नखा, कांग्रेस की विधवा, जर्सी गाय, 500 करोड़ की गर्लफ्रेंड, ये प्रधानमंत्री जी से आप ऐसी आशा करते हैं? मगर जो आपने बयान दिया, मोदी तेरी कब्र खुदेगी, नो इफ एंड बट, मर जा मोदी, नो इफ एंड बट, मोदी की मौत, नो इफ एंड बट। दिक्कत इसलिए है कि भारतीय जनता पार्टी को 10 साल से तानाशाही चलाने की आदत थी, और तानाशाही किस प्रकार चल रही थी आपने देखा था। 150 सांसदों को एक साथ निलंबन करके एक मुस्लिम अल्पसंख्यक समाज के सांसद को किस प्रकार के अमर्यादित भाषा इसी 10 साल के आदरणीय मोदी जी के कार्यकाल में हुआ है। आपने देखा होगा आदरणीय मोदी जी किस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल करते हैं संसद में। आपने देखा, दीदी ओ दीदी, सुपन्नखा, कांग्रेस की विधवा, जर्सी गाय, 500 करोड़ की गर्लफ्रेंड, ये निश्चित तौर पे वो कहने का काम करते हैं। ये क्या, मैं पूछना चाहता हूं, ये सब देश के युवा हैं, ये देश का भविष्य है। माननीय प्रधानमंत्री जी से आप ऐसी आशा करते हैं? माननीय प्रधानमंत्री जैसे हमारे परिवार के मुखिया हमारे पिताजी होते हैं, ऐसे इस देश के जो परंपरागत संवैधानिक पोस्ट है उसमें हमारे पिता की भूमिका में होते हैं, हमारे अग्रणी होते हैं। क्या देश, उन नौनिहाल हमारे क्या पाठ सीखेंगे माननीय मोदी जी से? ये देश जानना चाहता है आपके चैनल के माध्यम से पुनः। क्या उस पर केवल इसीलिए प्रश्न चिन्ह लगाया जाएगा कि वो महिला है? और जब राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा हमारे ए फॉर अगड़ा भी है, ए फॉर आधी आबादी भी है, उसको प्रतिनिधित्व देकर उन्होंने कोई गलती करी है क्या? माननीय जया बच्चन जी को क्यों प्रतिनिधित्व दिया? क्योंकि वो आधी आबादी का नेतृत्व करते हैं। और इन दोनों का मैं पॉइंट बाय पॉइंट जवाब देता हूं। इन्होंने बात शुरू की कि मोदी जी ने ये बोला वो बोला, जितने इन्होंने वक्तव्य दिए उसमें मोदी जी ने किसी का नाम नहीं लिया। उड़ता तीर खुद पकड़ लिया आपने। जिसे हिंदी में कहावत होती है, चोर की दाढ़ी में तिनका। मैं कैविएट लगा बोल रहा हूं, किसी व्यक्ति के लिए नहीं बोल रहा हूं। मगर जो आपने बयान दिए, मोदी तेरी कब्र खुदेगी, नो इफ एंड बट, मर जा मोदी, नो इफ एंड बट, मोदी की मौत, नो इफ एंड बट। और सबसे बड़ी बात, जिन्होंने कहा था मोदी जी की बोटी बोटी काट डालूंगा, वो क्या थे? इनकी पार्टी में थे इमरान मसूद। अगले दिन राहुल गांधी गए प्रचार करने, 2014 में जाकर देख लीजिएगा, उनकी पार्टी के कैंडिडेट तब गए और सम्मान पूर्वक लाकर अपनी पार्टी में सांसद में ले आए। जो मोदी जी के बारे में बोला है, हमने बुरे से बुरे दौर में इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगा तभी किसी मौत की कामना नहीं की थी, और आपने नाम लेके बोला, कोई किंतु परंतु का कोई गुंजाइश ही नहीं रह गई। अब रही बात इनकी, इन्होंने पीडीए में कहा ए में अगड़ा भी है, तो समझ गए जब से पांडे जी आ गए हैं, पांडे जी आ गए हैं तो अगड़ा तो बोलना ही पड़ेगा। इसलिए कहते हैं वक्त के साथ बाएं दाएं जो बदलते हैं उनके नीतियों में स्थिरता नहीं रहती। अब तीसरी बात उन्होंने कहा अराजकता की बात, तो मैं कहना चाहता हूं सलमान खुर्शीद का बयान क्या है कि बांग्लादेश जैसी स्थितियां आना चाहती हैं। छोटे मोटे नेता हैं क्या? आपके विदेश मंत्री रहे मणिशंकर अय्यर बाकायदा बोल रहे हैं, और तो और जाके चेक करिए, सीए आंदोलन के समय दिसंबर 2019 में सोनिया गांधी जी ने कहा कि एक ऐसा वक्त आता है कि बाहर निकलो और आर पार की लड़ाई लड़ो। याद करिए, हर्ष मंदर ने कहा था कि हमें अब कोर्ट पर भी भरोसा नहीं है, सड़कों पर आकर लड़ाई लड़नी पड़ेगी, और राहुल गांधी ने भी बोला था। वहां से लेके और आज जो सलमान खुर्शीद और मणिशंकर अय्यर बोल रहे हैं, ये अराजकता फैलाने का, और अराजकता का मैं एक और उदाहरण बताता हूं। अभी इन्होंने कहा था ना 8,500 खटाखट 1 लाख रुपए हर परिवार को देंगे। ये लोग किस ढंग से देश में फैलाना चाहते हैं आप ये बात समझिए। अभी बजट आया है, बजट में भारत की रेवेन्यू रिसीप्ट कितनी है? 26,80,000 करोड़, यानी 27 लाख करोड़ से कुल हमारी ज्यादा आमदनी नहीं है। और देश में परिवार कितने हैं? 140 करोड़ की आबादी में 4.5 से डिवाइड करिए, 31 आता है। 31 करोड़ परिवार है, सबको 1-1 लाख दे देंगे, यानी 27 लाख करोड़ की आबादी में 31 लाख करोड़ बांट देंगे। सोचिए ये लोग कौन से एजेंडा के थ्रू आकर देश में कौन सा वातावरण बनाना चाहते हैं, ये इनको पता होना चाहिए। 30 इस बार की ये है कि इस बार जो हत्याई हुई सरकार देश के अंदर चल रही है, जनता ने जो आईना दिखाया कि इलेक्शन कमीशन और तमाम संस्थाओं के ऊपर जो तमाम सवाल उठे, ये हत्याई हुई सरकार है, और तमाम केसेस उसी संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट और तमाम कोर्ट्स में चल रहे हैं। 30 अब यह है कि वो जो पहले भाषा थी ना, एक अकेला सब पर भारी, अब वो नहीं हो पा रहा है। आज चेहरा मुरझाया हुआ है। आज वक्फ बोर्ड के बिल को जेपीसी को भेजना पड़ रहा है। इसी जेपीसी की हम मांग करते थे कि आप राफेल पर जांच कराइए, तमाम चीजों पर, कहीं कभी नहीं हुआ। आप अपने सांसदों को कुछ भी कह देते थे, बात मणिपुर की होती थी, आप कहते थे एक अकेला सब पर भारी। आज वो चीज नहीं चल पा रही है। दिक्कत यह है, पुल गिर रहे हैं, रेल एक्सीडेंट हो रहे हैं, और तमाम जो आप लिंक देखेंगे, या तो वो कंपनियां जिन लोगों की हैं वो भाजपा से लिंक है, या वो गुजरात की कंपनियां हैं,
या वो कहीं ना कहीं आरएसएस बैकिंग की कंपनियां हैं, या वो कंपनियां हैं जिन्होंने इलेक्ट्रल बॉन्ड में बीजेपी के यहां पर पूरा धन दिया है, जिनके ईडी सीबीआई के नोटिस वापस लिए गए। इसलिए संसद में ठीक तमाम बहाने बनाकर संसद को परेशान किया जा रहा है। ठीक है। नीट के एग्जाम पर मैं अंतिम बात कहना चाहूंगा। नीट के एग्जाम पर क्या हुआ है? नीट के एग्जाम पर देश का एचआरडी मिनिस्टर संसद के अंदर खड़ा होकर झूठ बोलता है। और रही बात वक्फ बोर्ड पे, तो इनका दिल का दर्द मैं समझ सकता हूं। हिंदुस्तान में सरकार के बाद अगर सबसे ज्यादा जमीन किसी के पास है तो वक्फ बोर्ड के पास है, मगर वक्फ बोर्ड के आगे तो सजदे में निगाह रहे, तमाम होश खिरत पे बादशाह रहे, वो आप बोल कैसे सकते हैं? अब इनको एक और बात भी बताना चाहता हूं कि इन्होंने कहा कि डेमोक्रेसी की बात, तो मैं ईमानदारी से बताना चाहता हूं, जितनी डेमोक्रेटिक व्यवस्था आज की डेट में, इतने मोदी जी के प्रति शब्दों का प्रयोग करके जलवाए जलाल से नेता घूम रहे हैं। आप लोगों को क्या, हम लोगों की पीढ़ी को भी नहीं ध्यान है, केवल इतना बोलने पे कि इंदिरा गांधी की सरकार हटा दी जानी चाहिए, आप जेल में जा सकते थे और बेल के लिए अप्लाई नहीं कर सकते थे, कोर्ट में आप जा नहीं सकते थे। वो लोग आज आके इस बात का ज्ञान देते। और मैं दूसरी बात, नीट के ऊपर, तो नीट पर तो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया है, आप सुप्रीम कोर्ट से ऊपर अपना ज्ञान रखते हैं तो आप अपना बोल दीजिए। तीसरी बात इन्होंने कहा कंपनियों के ऊपर, तो मैं कहना चाहता हूं, मुझे समझ में नहीं आता है कि भारत की हर कंपनी के लिए इनके दिल में क्यों हिकारत होती। कहते थे एचएल डूब गया, एलआईसी डूब गया, एसबीआई डूब गया, पिछले साल कहते थे ना, जाके चेक करिए, एलआईसी ने 17,000 करोड़ का प्रॉफिट दर्ज किया है, पिछली तिमाही में ऑल टाइम हाई है। एसबीआई ने 21,000 करोड़ का प्रॉफिट दर्ज किया है, जो प्राइवेट और पीएसयू मिला के ऑल टाइम हाई, रिलायंस से ज्यादा उसका प्रॉफिट है। एचएएल ने पिछले साल का रेवेन्यू 29,000 करोड़ रुपए है, जो ऑल टाइम हाई है, और 80,000 करोड़ का पाइपलाइन में है। तो मुझे समझ में नहीं आता है, प्राइवेट कंपनी हो या सरकारी कंपनी हो, सिर्फ विदेशी कंपनी खिलाफ रहते, देसी कंपनी खिलाफ रहे, विदेशी के साथ। यह बताइए, यूनियन कार्बाइड के साथ कौन खड़ा था? कांग्रेस। बोफोर्स के साथ कौन खड़ा था? कांग्रेस। अगस्ता वेस्टलैंड के साथ कौन खड़ा था? कांग्रेस। और बताइए, हिंडनबर्ग के साथ कौन खड़ा? कांग्रेस। बीबीसी के साथ कौन खड़ा? कांग्रेस। किसने सद्दाम हुसैन से पैसा लिया वोल्कर रिपोर्ट में? कांग्रेस ने। केजीबी के हिसाब से, अगर मित्रों के आर्काइव केजी1 पार्ट 2 के हिसाब से किसने पैसे लिए? कांग्रेस ने। मेरे भाई, विदेशी कंपनी के खिलाफ बोलते हुए आज तक नहीं देखा कोई विदेशी कंपनी के खिलाफ। स्वदेशी आंदोलन भी हम ही चलाते हैं। और अंत में मैं कहूंगा, एक अकेला सब पे भारी पे, तो एक अकेला तो 240 लेके आया, आप सब मिलके 240 नहीं ला पाए। आप आकर 44, 52 और 99 पे रुक गए हैं। तो जो मैंने संसद में कहा था, दोबारा कह देना चाहता हूं उस एक अकेले की तरफ से, यानी मोदी जी की तरफ से, कि दरिया का सारा नशा उतरता चला गया, तो मुझे डुबाता रहा और मैं उभरता चला गया। और मंजिल समझ के बैठ गए जिस पे चंद लोग, मंजिल क्या थी? 44, 52, 99। मंजिल समझ के बैठ गए जिस पे चंद लोग, मैं ऐसे कितने ही रास्तों से गुजरता चला गया।